हमारे कान बाहर लगे थे। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। पोशाली ने आहिस्ता से कहा, कहीं मेजर मर तो नहीं गया? आज मैंने पूरी बोतल उसे पिला दी थी। मैंने कहा, अगर वो मर भी गया है तो आधी रात को उसके बेडरूम में कोई नहीं जा सकता। किसी को क्या पता कि वो मर गया है। पोशाली ने सरहाने के नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर अपनी तमीज के अंदर छुपा लिया और बोली, मेरा ख्याल है कि अब हमें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। हमारा मिशन वैसे भी मुकम्मल हो चुका है। जरूरी तैयारी कर लेने के बाद हम कमरे का दरवाजा खोल कर सहन में आ गए। यहाँ से दीवार की तरफ गए। पहले पोशाली ने दीवार फांदी, उसके पीछे मैं भी दीवार फांद कर झाड़ियों में बैठ गया। हमने बैठे बैठे इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी थी। हमने देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे। मैंने पोशाली को आगे बढ़ने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद हम गैरिजन के इलाके से निकलकर अपने मोहसिन मुसलमान देहाती के मकान की तरफ जा रहे थे। हमारा मोहसिन देहाती उस वक्त सो रहा था। हमने उसे उठाया और अपने कपड़े मांगे। वो आंखें मलते हुए उठा और बोला, क्या तुम लोग जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं मियाँ जी, जाएंगे कहाँ, हमें तो अभी इसी गांव में रहना है। मेजर साहब ने हमें ऊपर शहर एक जरूरी काम से भेजा है। हमने सोचा कि ऊपर सर्दी हो जाएगी और दूसरे गर्म कपड़े पहन लेते हैं। मुसलमान देहाती ने कोई एतराज न किया और हमें हमारे सयाहों वाले कपड़ों की गठरी ला कर दे दी। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से निकलकर रत्ती झाला कस्बे को जाने वाली सड़क पर आ गए। अंधेरे में हमने देहाती लिबास उतार कर सयाहों वाला लिबास पहना। देहाती लिबास की गठरी बनाकर उसे नीचे एक खड्ड में गिरा दिया और उस पहाड़ी खो में आ गए जहां हमने अपना ब्रीफकेस रखा था। ब्रीफकेस पत्थरों के पीछे शिगाफ में वहीं पड़ा था। मैंने ब्रीफकेस में से मुतल्लिका कागजात और नक्शा निकाल कर उसे वहीं आग लगाकर जला दिया। अब हमारे पास सिवाय 2 पिस्तौलों, कुछ गोलियों और जहरीले सिगारों के सिवा और कोई काबिल एतराज चीज नहीं थी। सिगारों पर किसी को शुबा नहीं हो सकता था। पिस्तौल हम जहां चाहते फेंक सकते थे। अब पांव फट रही थी। पोशाली ने कहा, रत्तू झाला कस्बे के आगे जाकर हमें मंडी जाने वाली लारी मिलेगी। मंडी से हम सुंदर नगर और फिर बिलासपुर से होते हुए शिमले पहुंच जाएंगे। मैं महज इस बात में सर हिलाकर रह गया। जाहिर है क्या कहता। दोपहर 3 बजे जब हमारी लारी बिलासपुर और शिमले के दरमियान एक जगह रुकी तो एक उधेड़ उम्र का देहाती लारी में सवार हुआ। उसने दूसरे मुसाफिरों को बताया कि रत्तू झाला का बंद टूट गया है, कई फौजी मारे गए हैं। हमारे दिलों में ये सुनकर सुकून की गहरी लहर उतर गई। मैंने पोशाली का हाथ आहिस्ता से दबाया, गोया मैं उसे मुबारकबाद दे रहा था। एक बहुत बड़े जहनी तनाव से हमें निजात मिल गई थी। अब यकीनी बात थी कि शिमले की चेक पोस्ट पर लारी के मुसाफिरों से पूछगिछ की जाएगी। मैं खिड़की में से बाहर देखने लगा। शिमले के मज़ाफ़ात शुरू हो गए थे। मैं इस लारी के साथ शिमले में दाखिल नहीं होना चाहता था। चुनाचे मैंने एक चौक का इंतखाब कर लिया और लारी रुकवा कर पोशाली के साथ उतर गया। लारी आगे बढ़ गई। हम ढलवानी पगडंडी पर हो लिए जो पहाड़ी के पीछे से होती हुई शिमला शहर की फ्रूट मार्केट में जा निकलती थी। हम बज़ाहिर इस तरह चल रहे थे जैसे सयाहों की तरह सैर कर रहे हों और मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हों। पोशाली ने पुरमसरत लहजे में कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारा मिशन कामयाब रहा। मैं ऊपर शिमले की इमारतों, गिरजाघर के मीनार और डाक खाने की ऊंची दीवारों को देख रहा था। मैंने कहा, अब हमें फौरन अपने होटल पहुंचना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम शिमले में दाखिल होते ही मुझसे अलग होकर अपने होटल चली जाओ। तुम अब मुझसे शिमले में नहीं मिलोगी। हमारी मुलाकात अब दिल्ली में कहीं हो सकती है। उसने पूछा, सुजाता का क्या बनेगा? मैंने कहा, वो हमारे साथी एजेंटों की हिरासत में है। आज रात मैं उसे एक सोचे समझे ड्रामे के जरिए एजेंटों से छुड़ा कर ले आऊंगा और फिर कल किसी वक्त उसे साथ लेकर दिल्ली रवाना हो जाऊंगा। पोशाली मेरे पीछे पहाड़ी पगडंडी पर चल रही थी। उसने कहा, मैं दिल्ली पहुंचकर किसी न किसी तरह तुमसे राब्ता कर लूंगी। इसी तरह बातें करते हुए हम एक चढ़ाई चढ़ते हुए शिमला की फ्रूट मार्केट में पहुंच गए। एक आदमी दुकानदार को रत्ती झाला डैम की तबाही का हाल बता रहा था। मैंने सामने देखते हुए दबी जबान में पोशाली से कहा, अलग हो जाओ। पोशाली ने अपनी चाल सुस्त कर ली और मुझसे अलग होकर एक फल वाले की दुकान पर जाकर फल देखने लगी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और शिमले की माल रोड पर से होता हुआ अपने होटल आ गया। होटल का हिंदू मैनेजर उस वक्त वहां नहीं था। मैंने काउंटर से चाबी ली और अपने कमरे में आ गया। कपड़े उतारे, गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, दूसरे कपड़े पहने, खाना मंगवा कर खाया और दरवाजा अंदर से बंद करके ऐसी गहरी नींद सोया कि जब आंख खुली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। जल्दी से उठकर बत्ती रोशन की, घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। मुझे मालूम था कि मेरे आदमियों को भी डैम की तबाही का इल्म हो गया होगा और वो मुझसे राब्ता करने वाले हैं। मैं अपने कमरे से बाहर न निकला और कॉफी मंगवा कर पीता रहा। फिर रेडियो खोलकर खबरें सुनी। खबरों में यही बताया गया कि हमसाया मुल्क के किसी तखरीबकार ने रत्ती झाला डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर उसे मौके पर ही फौज ने पकड़ लिया। डैम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ सिपाही जख्मी हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस खबर ने साबित कर दिया कि डैम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है।
इस तबाही की खबर सच्ची थी। उस देहाती की खबर सच्ची थी जिसने रास्ते में लारी में सवार होने के बाद मुसाफिरों को बताया था कि रत्ती झाला डैम फट गया है और सैकड़ों फौजी मारे गए हैं। रात के 11:15 बजे तो वादी की तरफ खुलने वाली खिड़की पर किसी ने मखसूस अंदाज में 3 बार टक-टक की। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की खोली। एक आदमी अंदर आ गया। उसने खिड़की बंद करके मुझे सीने से लगा लिया। मुबारक हो, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। मैंने दरियाफ्त किया नुकसान कितना हुआ है, मैं ये मालूम करने को बेताब हूँ। वो बोला डैम के 6 के 6 स्पिल हुए तबाह हो गए हैं, काफी सिपाही भी मारे गए हैं। हमारे मुखबर ने हमें बताया है कि अब इस डैम की मुरम्मत में कम से कम 6-7 माह लग जाएंगे। हमें इतनी ही मोहलत चाहिए थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पूछा कि सुजाता किस हाल में है। उसने कहा हमने उसे कैद में डाल रखा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरे साथ चलो और हमारे आदमियों के साथ एक ड्रामाई झड़प के बाद उसे रिहा करके ले जाओ, क्योंकि हमें अब आगे जाना है, हम जहां नहीं रह सकते। मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं। कमरे से निकलने के लिए खिड़की का रास्ता इस्तेमाल किया गया। वो मुझे अंधेरों, घाटियों और खाइयों में से गुजार कर एक ऐसी जगह ले आया जहां चीड़ के दरख्तों में एक लकड़ी का छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था। यहाँ उसने सीटी की एक मखसूस आवाज निकाली जिसे सुनकर अंधेरे में 3 आदमी वहां आ गए। इनमें से 2 के पास टेन गन्ने थी। उसने हमें समझाना शुरू कर दिया कि सुजाता को किस तरह छुड़ाना होगा। जब सारी बातें तय हो गईं तो वो अंधेरे में गायब हो गए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैं क्वार्टर की तरफ बढ़ा। एक तरफ से किसी ने बुलंद आवाज में ललकार कर कहा कौन हो तुम। मैंने भी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चिल्ला कर कहा खबरदार, पुलिस हमारे साथ है, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो और हथियार फेंक दो। अपने एजेंट ने बता दिया था कि क्वार्टर के अंदर मेरी होने वाली बीवी सुजाता जाग रही है और वो भी मेरी आवाज सुन लेगी और हमारा आदमी वहां उसे अंदर भी बता देगा कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छुड़ाने के लिए आया है, मगर हम उसको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं क्वार्टर की तरफ दौड़ा। 2 आदमी मुझसे गुत्थम गुत्था हो गए। फायर की इजाजत नहीं थी। हम इसी तरह मसनूई लड़ाई लड़ते क्वार्टर के दरवाजे की तरफ आए। अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया और मुझ पर पिस्तौल तान लिया। इस दौरान में एक आदमी अपने आप मेरे काबू में आ गया। मैंने उसकी कमर के साथ अपनी उंगली लगाकर कहा मेरे पास भरा हुआ पिस्तौल है, अगर तुमने हथियार न फेंका तो मैं तुम्हारे आदमी को गोली मार दूंगा, वो मेरी जद में है। ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। क्वार्टर के दरवाजे में खड़े हुए अपने आदमी ने स्टेन गन नीचे फेंक दी। मैंने चिल्लाकर कहा सुजाता बाहर निकल आओ जल्दी। सुजाता घबराई हुई थी। वो जल्दी से बाहर निकल आई। उसके बाल खुले थे। अंधेरे में उसने मुझे देख लिया था और रोते हुए बोली किशन मुझे इन जालिमों से बचाओ। मैंने दुश्मन की पीठ पर उंगली रखी हुई थी। सुजाता से कहा मेरे पीछे आओ। सुजाता घबराओ नहीं, पुलिस आ रही है। मैंने सुजाता को यूं ही एक हाथ से थामा। मंसूबे के मुताबिक सारे गुंडे यानी अपने आदमी एकदम भाग खड़े हुए और अंधेरे में गायब हो गए। मैं उनकी तरफ लपका तो सुजाता ने मुझे पकड़ लिया। भगवान के लिए उनका पीछा न करो, यहाँ से भाग चलो, ये लोग बड़े जालिम हैं। मैं भी यही करने वाला था। मैंने सुजाता को साथ लिया और हम भागते हुए उस इलाके से निकलकर इंपीरियल होटल की तरफ चले। सुजाता की सांस फूल गई तो वो वहीं बैठ गई और हांफते हुए बोली मुझसे अब नहीं भागा जाता। मैंने उसे अपने साथ लिया और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा भगवान की बड़ी कृपा हुई है सुजाता। मुझे एक मुखबर ने खबर कर दी थी कि गुंडों ने तुम्हें इस जंगल में छुपा रखा है। तुम्हारे बगैर मैंने बड़ी परेशानी में दिन गुजारे हैं। सुजाता ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा मेरा दिल कहता था कि तुम आकर मुझे जरूर इन लोगों से छुड़ा लोगे। वो उठी और मेरे साथ तेज तेज कदमों से चलने लगी। अपने कमरे की चाबी मेरी जैकेट में थी। मैं उसे खिड़की में से अंदर जाने की बजाय होटल की लॉबी की तरफ से काउंटर पर ले आया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया। इत्तेफाक से होटल का हिंदू मैनेजर काउंटर पर रजिस्टर खोले उस पर कुछ लिख रहा था। हमें देखकर हैरान सा हो गया। फिर बोला महाराज जी, श्रीमती जी मिल गई, भगवान ने बड़ी दया की। मैंने कहा बस किसी पिछले जन्म का नेक कर्म हमारे काम आ गया है। मैं सुजाता को अपने कमरे में लेकर आया। उसका सामान मैंने अपने कमरे में रख दिया था। सुजाता कमरे में आते ही मेरे साथ लगकर रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे थे, मगर मैंने आखिर तुम्हें उनके चुंगल से छुड़ा लिया। मैंने थाने सिख SHO को फोन कर दिया कि सुजाता मिल गई है। सिख SHO हैरानी से बोला महाराज आपने तो कमाल कर दिया, अब थाने आकर रिपोर्ट लिखवाना मत भूलिएगा, हम केस दाखिल दफ्तर कर देंगे। सुजाता ने पूछा तुमने वहां कहा था कि पुलिस मेरे साथ है। मैंने हंसते हुए कहा वो तो मैंने गुंडों पर रोब डालने के लिए कहा था, ऐसा न करता तो वो कभी हथियार न फेंकते। सुजाता ने माता जी के बारे में पूछा कि उनकी हालत कैसी है। मैंने कहा वो परेशान थी, बाकी घर वाले भी यहाँ आना चाहते थे मगर मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही सुजाता को बरामद कर लूंगा। सुजाता ने उस वक्त अपने माता पिता को घर फोन करके बताया कि मैंने उसे गुंडों से छुड़ा लिया है और वो बिल्कुल खैरियत से है।
माता पिता की जान में जान आ गई। मैंने भी उनसे बात की और कहा कि मैं सुजाता को लेकर कल शिमले से रवाना हो रहा हूँ। दूसरे दिन मैंने थाने जाकर सुजाता की बरामदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुंडों के बारे में बताया कि जंगल में एक क्वार्टर में उन्होंने सुजाता को कैद कर रखा था। ये भी प्रोग्राम के मुताबिक था, क्योंकि अपने एजेंटों ने कहा था कि वो हमारे जाने के बाद वहां से फरार हो जाएंगे। पुलिस उन्हें कभी तलाश नहीं कर सकेगी। होटल वापस आकर मैंने अपने ऑफिस फोन करके अपने बॉस तिवाड़ी को बताया कि मैंने पुलिस की मदद से सुजाता को गुंडों से छुड़ा लिया है और अब मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। शिमले जो दिन के वक्त अखबार पहुंचे उनमें तो रत्ती झाला डैम की तबाही के बारे में उतनी ही खबर छपी थी कि जो ऑल इंडिया रेडियो ने रात ब्रॉडकास्ट की थी, मगर शिमले में हर जगह डैम की तबाही की बातें हो रही थी। इन बातों से अंदाजा होता था कि डैम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और भारी जानी नुकसान हुआ है। दोपहर का खाना मैंने और सुजाता ने एक होटल में खाया। वो भी डैम की तबाही की बातें करने लगी। मैंने कहा, ये तखरीबकारी है सुजाता, भगवान ने चाहा तो हम तखरीबकारों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने 3 बजे दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली के लिए 2 नशिस्तें मखसूस करवानी चाही, मगर उसी फ्लाइट में मुझे जगह न मिल सकी। आखिर 7 बजे शाम की फ्लाइट में हमें 2 सीटें मिल गईं और हम शिमले से दिल्ली की तरफ परवाज कर गए। दिल्ली पहुंचते ही मैं सुजाता को लेकर सीधा उसके घर पहुंचा। उसके माता पिता बहन भाई तो उसे देखते ही उससे लिपट गए। कोई चूम रहा था, कोई गले लगा रहा था। सुजाता की माता ने फौरन हम दोनों की आरती उतारी, माथों पर तिलक लगाए और भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेका। मैंने बड़े जोश खरोश के साथ सुजाता को गुंडों से बरामद करवाने की ड्रामाई कहानी सुनाई। मेरी बहादुरी पर हर कोई अशश कर उठा। रात गए मैं सुजाता के घर से अपने मकान में आ गया। मेरे मकान पर सिवाय गुरखा चौकीदार के और कोई खैर मकदम करने वाला नहीं था। मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले और सो गया। अगले रोज दफ्तर पहुंचा तो वहां की फजा में एक खास किस्म की पुरस्कारियत सी महसूस की। बॉस और दूसरे ऑफिसरों ने मुझे सुजाता की बरामदगी पर मुबारकबाद दी, मगर मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे उतरे हुए हैं। बहुत जल्द ये बात खुलकर सामने आ गई कि इसकी वजह रत्तू झाला डैम की तबाही और भारतीय फौज का जानी नुकसान था। मिस्टर तिवाड़ी ने दोपहर के खाने के बाद मुझे अपने कमरे में बुलवाया। खंदा पेशानी के साथ मुझे थर्मस में से कॉफी निकाल कर पेश की और इधर उधर की दफ्तरी बातें शुरू कर दी। फिर अचानक मेरी तरफ घूरते हुए बोला, कैप्टन मेहता, 3 अक्टूबर की रात तुम कहाँ थे? ये सवाल इतना अचानक था कि मेरा तजुर्बा और खुद एतमादी मेरे साथ ना होती तो मेरे कदम उखड़ गए थे। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मैं समझ गया कि ये वही रात थी जिस रात चंबा वादी का डैम बम के धमाके से उड़ा दिया गया था। मैं छत की तरफ देखने लगा जैसे तारीख याद कर रहा हूँ। फिर तिवाड़ी की तरफ देखकर बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा, 3 अक्टूबर की रात को मैं कालका शहर से 7 मील नीचे करगाली गांव में गुंडों के ठिकाने का सुराग लगाने के सिलसिले में गया हुआ था। ये वही जगह है जहां मुझे इत्तला मिली थी कि सुजाता को अगवा करके रखा हुआ है। ये मैं बड़े एतमाद के साथ एक ही जुमले में बोल गया। करगाली गांव का नाम भी मैंने यूं ही बोल दिया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि कमबख्त तिवाड़ी शिमले के इर्द गिर्द के सारे इलाके के चप्पे चप्पे की जमीन से वाकिफ था। सिगरेट सुलगाते हुए बड़े इत्मीनान से उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और बोला, कालका के नीचे करगाली नाम का कोई गाँव नहीं है। कहो तो मैं तुम्हें कालका के आसपास के सारे गांव के नाम गिनवा दूं। ये शख्स मुझसे क्या उगलवाना चाहता था? एक लम्हे के लिए तशवीश की एक हल्की सी लहर मेरे चेहरे के ऊपर से गुजर गई, लेकिन मैंने उस लम्हे से पहले अपने आप को संभाल लिया। मैंने कहा, सर मुझे उस गांव का नाम ठीक से याद नहीं रहा। शरधाली या करशाली कुछ इस किस्म का नाम था। तिवाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो होगा कोई गांव। कॉफी और डालूं कैप्टन मेहता? उसने थर्मस का ढक्कन खोलते हुए कहा। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया सर। तिवाड़ी ने थर्मस में से अपने प्याले में कॉफी उंडेली और थर्मस को बंद करके पीछे तपाई पर रख दिया। कैप्टन मेहता, शायद तुम्हें इल्म होगा, मेरा मतलब है तुमने अखबारों में रत्ती झाला डैम की तबाही की खबर जरूर पड़ी होगी। मैंने तशवीश के तासुरात चेहरे पर पैदा करते हुए कहा, जी सर, मैं शिमले में सुजाता को लेकर आ गया था और वहीं मैंने रेडियो पर खबर सुनी। सर हमारा कितना नुकसान हुआ है? तिवाड़ी अब मेरी आंखों में आंखें डाले हुए मुझे घूर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल की गहराइयों में छुपे हुए सरबस्ता राजों तक पहुंचना चाहता है। कहीं उसे शक तो नहीं पड़ गया। मैंने इस ख्याल को फौरन दिल से निकाल दिया और इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब दे खुद ही बोल उठा, हमारे रेडियो ने ज्यादा नुकसान नहीं बताया। तिवाड़ी ने आंखें मेरे चेहरे से हटा ली और एस्ट्रे में सिगरेट की राख छाड़ते हुए एक लंबी सांस ली और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। कुर्सी की चरचराहट मुझे अपने दिमाग में सलाखों की तरह घुसती महसूस हुई। तिवाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर आगे पीछे झूलते हुए कहने लगा, हाँ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस पूरा डैम तबाह हो गया है और 50 फौजी हलाक हो गए हैं। मैं दिल में हैरान हुआ कि वहां तो 4-5 सिपाही ही पहरा दे रहे थे, ये 50 फौजी कहां से हलाक हो गए। मैंने इस तरह से चेहरा बना लिया जैसे मुझे डैम की बर्बादी का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है। मैंने कहा, सर ये जरूर तखरीबकारी का केस है। हमसाया मुल्क के आदमियों ने हमारे डैम को तबाह किया है।
उनकी वजारत ने तो शुरू दिन से वावेला मचाना शुरू कर दिया था कि इस डैम की तामीर से हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी। तिवाड़ी की तेज निगाहें मेरे चेहरे को टटोल रही थीं। उसके होंठ फीकी मुस्कुराहट के साथ फैलने लगे। हमसाया मुल्क के तखरीबकारों को कहाँ तलाश किया जा सकता है कैप्टन मेहता? ये एक अजीब सा सवाल था। तिवाड़ी बड़ा सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर था।